सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह दो सियासी जमातें हैं जिनके आप कह लें कि सियासी नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जिनके मकासद एक दूसरे के बिल्कुल कह लें मुख्तलिफ भी नहीं, उलट बरक्स होते हैं बिल्कुल, कि एक ये कह रहा है तो दूसरा बिल्कुल उलट कह रहा है, वो भी एक साथ कभी नहीं चल सकते। सो आज जमहूरी और गैर जमहूरी सोच रखने वाले आप कह लें कि अलग अलग या जुदा जुदा हो गए। पीटीएम का किस्सा तमाम हो गया, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया, ये हुकूमत की फतह कह लें और अपोजिशन की बहुत बड़ी शिकस्त कह लें, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसकी अपनी सफ़ों में छुपा हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है आपको पता है। अब इसका जायज़ा लेने की ज़रा कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की बात अगर करें तो इसका एजेंडा सिर्फ एक है कि किसी तरह से दोबारा इक़्तिदार मिल जाए और करप्शन मुकदमात से जान छूट जाए, और वो इसके लिए हर हद पार करने को यकीन जानिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून ने आपको पता है कि इदारों को टारगेट किया, बार बार टारगेट किया, बल्कि इदारों के जो सरबराहान हैं उनका नाम ले लेके तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी साख को, इमेज को बाकायदा ख़राब करने की, मुतासिर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और ये सब करने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ इदारों पर दबाव डालकर रिलीफ हासिल करना। शोर वोट को इज्जत दो का मचाया गया, नारा हमेशा जमहूरियत का लगाया गया, लेकिन सियासत सड़कों की पसंद है, सड़कों की। कड़वा है मगर सच है कि नून लीग पार्लियामान में नहीं, सड़कों पर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है। ये तो जमहूरी लोग हैं, ये तो उनकी जमहूरी सोच है। और नून लीग की कोशिश है कि वो मुल्क में इतना इंतशार फैलाए कि हुकूमत पर दबाव डाले और किसी तरह हुकूमत घर जाके बैठ जाए। अब इसीलिए कभी इस्तीफ़ों की धमकियाँ, तड़ियाँ और कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान, लेकिन फिर देखा कि पीडीएम में किसी और के नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के इस्तीफ़े वो भी लतीफ़े साबित हुए। अच्छा, बिलावल कहते रहे कि इस्तीफ़े हमारे जो है ना बॉम्ब की तरह होंगे और दुरुस्त वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून समझ लें कि बाकायदा ज़िद पर अड़ी रही, ज़िद करती रही, बाजिद रही कि जी पीडीएम पर खुद कुछ हमला किया जाए। अब मैं तो कहती हूँ तो पीडीएम वाले पीपल्स पार्टी को दुआ दें बाकायदा, जिसने इन्हें इज्तिमाई सियासी खुदकुशी से बचा लिया, इज्तिमाई सियासी खुदकुशी, वरना नून लीग और जेयूआई के इरादे बहुत ही खतरनाक थे। अब पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत पर अगर मैं बात करूं तो इस जमात ने, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट में रहकर सियासत करने को समझने के प्रायोरिटीज़ में रखा, अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उस पर भी करप्शन के मुकदमात हैं, लेकिन इसके बावजूद इस जमात ने, पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए सियासत की। शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात इसे भी हैं, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा कह लें कि जो रियासती इदारे हैं उनकी मजबूती की बात की, और इसने इदारों से टकराव की जो रविश है ना उसको नहीं अपनाया, जो कि मेचोरिटी है इनकी। अब आपको मेमो गेट स्कैंडल याद होगा, जो उस वक्त के सदर जरदारी साहब के दौर में आप कह लें कि एक बहुत बड़े स्कैंडल के तौर पे सामने आया था, और अगर ये मामला ना सुलझाया जाता तो यकीनी तौर पे मुल्क बहरान का शिकार हो सकता था। लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त भी मज़ामत की बजाय कह लें कि मुफाहमत का रास्ता अपनाया, इदारों से टकराव नहीं किया और समझ बूझ के साथ मेमो गेट स्कैंडल जो है वो मामला जो इसको फिक्स किया। अब यही वजह कह लें कि जरदारी साहब को मुफाहमत का कह लें कि जो बेताज बादशाह कहा जाता है, इन्हीं वजूहात की बिना पर अब आज भी जरदारी साहब ने कहा है कि जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद ज़ाती अना की तस्कीन के लिए नहीं बल्कि जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सोच में आप कह लें कि ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है। अब एक तरफ नज़रिया ज़रूरत है और दूसरी तरफ उसूली सियासत की जिद्दोजहद। अब यही वजह है कि मैंने पिछले भी कई प्रोग्राम्स में अपना जो ज़ाती तज्ज़िया दिया और बताया आपको कि जो पीडीएम इत्तेहाद है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, क्योंकि अवामी मुफाद के लिए तो था ही नहीं ना, ये बना क्यों था आप सबको पता, और ज़्यादा देर चलना था ही नहीं। मैं बार बार प्रोग्राम में कहती रही और आज ये बात साबित कर दी जरदारी साहब के बयान ने, समझ ले कि सब कर दी। और अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो फासले हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसका अंदाज़ा आप लोगों को अब आप आज की सूरत हाल से नज़र आपको पता चल गया होगा कि आज की जो सूरत हाल आपके सामने है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या होता। आज के जो ये इजलास है इसने बाकायदा ये बात साबित कर दी है कि पीडीएम
की जो असल जो थी वक़्त थी वो क्या थी, और पीडीएम के गुब्बारे से बाकायदा हवा निकलना शुरू हो गई। आज के इजलास में आसिफ अली जरदारी साहब ने, आप कह लें कि सियासी करीज से बाहर निकलते हुए जारहाना अंदाज में मुस्लिम लीग नून के छक्के छुड़ा दिए। कहा कि अगर लड़ना है ना तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। और ये बात आसिफ अली जरदारी साहब ने कह लें कि जी नून लीग के कायद को बाकायदा मुखातिब करते हुए कही है। यही नहीं, जरदारी साहब ने मजीद ये भी कहा कि अगर इस्तीफे देने हैं ना तो साबिक वज़ीर आज़म को वापस आना पड़ेगा। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, उन्हें हर सूरत पहले वतन वापस आना होगा। अच्छा, जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि हमने सेनेट इंतखाबात लड़े, नून लीग के जो सेनेटर सागदार हैं वो वोट डालने नहीं आए, लेकिन अब आप वापस आ जाएं वरना बात नहीं बनेगी। अब देखा नाज़रीन आपने यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब की जहानत कि उन्होंने इस्तीफे देने वालों को बाकायदा कहते हैं चुप लगा दी। इसे कहते हैं कि किसी को चुप भी करा देना। जरदारी साहब ने साबिक वज़ीर आज़म को नसीहत भी की है कि अगर इस्तीफे दे दिए गए तो इमरान खान मजबूत हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ सुनकर नून लीग की नायब सदर का तो गुस्सा आपको पता है कहाँ पहुँच गया होगा। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा सब कुछ सुनकर, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि जी उनके वालिद यानी नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, वालिद की जान की ज़मानत दे दें तो वापस आ जाएंगे। अब ये पीडीएम का जो पूरा इजलास था उसका क्रक्स मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ज़रा नून लीग की नायब सदर का जरदारी साहब से ये जो वखरा किस्म का निराला किस्म का मुतालिबा है इसमें मैं बात करती हूँ। पहले ज़रा यह क्लिप देखिएगा नून लीग के कायद का। जी तो देखा आपने कि जी नून लीग की नायब सदर क्या जी अब आसिफ अली जरदारी साहब से अपने वालिद की जान की ज़मानत मांग रही हैं। अगर जरदारी साहब ज़मानत दे दें तो फिर साबिक वज़ीर आज़म वापस आ सकते हैं। अब मेरा सवाल है कि साबिक सदर नून लीग के कायद की क्या ज़मानत देंगे जो ज़मानत देने वाले अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को फंसा कर चला गया, और अब आसिफ अली जरदारी उनकी ज़मानत दें। क्या नून लीग की नायब सदर को नहीं पता कि जरदारी साहब की अपनी सेहत ख़राब है, फिर भी वो मुल्क से बाहर नहीं गए, उन पर मुकदमात भी हैं, उसका सामना भी कर रहे हैं, फ़रार नहीं हुए। तो बीबी जरदारी साहब ने आपके वालिद की तरह प्लेटलेट्स गिरने का बहाना नहीं किया और ना ही लंदन जाने के लिए अदालतों से रुजू किया। नून लीग के कायद अपने आप को बानी एमकेएम दोइम समझते हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि वो लंदन में बैठकर हर एक को अपने इशारे पर चला सकते हैं। लेकिन साबिक सदर ने भी अपने जो आप समझ रहे हैं कि जो बाल है ना वो धूप में सफ़ेद नहीं किए, उनकी सियासत को भी समझने के लिए पीएचडी की ज़रूरत है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब प्लीज़ पहले पाकिस्तान आएँ, फिर आपसे कोई बात हो सकती है। अच्छा, नून लीग के कायद की साहिबजादी फरमा रही हैं कि मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं और नैब की तहवील में भी उनकी जान महफूज नहीं है। पहली बात, अगर जान महफूज ना होती तो आपके वालिद लंदन ना जा सकते। आप यूँ कह लें कि जो चलते फिरते हार्ट अटैक्स हैं ना, उन्होंने आपके वालिद को मुल्क से बाहर भेजने में बाकायदा मदद की है। और वैसे नून लीग की नायब सदर ये भी बताना पसंद करेंगे ये कौन से प्लेटलेट्स हैं जो पाकिस्तान में कम हो जाते हैं, लंदन जाते ही सही हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। अब नून लीग की जो आला क़यादत है, आप कह लें कि उनके कॉल में फेल में इतना तो ज़्यादा है कि आपके सामने कि एक तरफ कहते हैं कि सज़ा होने पर रहम की अपील नहीं करेंगे, लेकिन फिर ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया, रहम की अपील भी की। शायद साबिक वज़ीर आज़म दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि नून लीग के कायद ने रहम की अपील नहीं की बल्कि सीधा लंदन फरार हो गए, इश्तिहारी ठहरे, फरारी ठहरे। और अब नून लीग की नायब सदर भी यही कह रही है कि कोई उनको पासपोर्ट भी प्लेट में रख के दे दे तो वो बाहर नहीं जाएंगी, प्लेट में भी रख के दे दे तो नहीं जाएंगी। देख लें, अभी एक सियासी बयानी है और क्या हो सकता है। और मैं यकीन से आपको बता रही हूँ, ये यकीन से कि जैसे ही मौका मिला और पहली फुर्सत में ये बाहर चली जाएंगी। और आजकल तो परेशान भी बहुत हैं, बहुत कोशिश है कि बाहर ही चली जाऊँ वरना कहीं और ना चली जाऊँ। अब इसीलिए जरदारी साहब ने कहा कि वो नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अकेले ये जंग नहीं लड़ सकते। बेसिकली जो बाप बेटी है ना, जेल में जाने से बड़ा डर लगता है, इनको बंद होने से बड़ा डर लगता है, इसलिए इनको राह फरार चाहिए होती है। इन्हें पाकिस्तान से भागने में ही अपनी बेहतरी नज़र आ रही होती है। फिर चाहे बीमारी का बहाना करें, किसी सर्जरी का बहाना करें, कोई भी बहाना चलेगा। झूठ बोलना है ना, जितना मर्जी बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलकर यहाँ से निकल जाए। मुकदमात को फेस नहीं करना, अंदर नहीं जाना, तो फिर बाहर जाना इनको बेहतर लगता है। बाहर जाते इनकी सारी बीमारियां जो है वो एक एक करके ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो हेल्थ है, जो इतनी ज़्यादा, आपको याद होगा कि जो इनकी सेहत है, कितनी बिगड़ी हुई सेहत थी कि वो इमरान खान साहब की मुझे बात याद आती है कि शेरी मज़ारी जैसी खातून जो कि बड़ी सख्त खातून है और उनकी आंखों में आंसू आ गए
जब नवाज शरीफ साहब की बीमारियों का पता चला तो अब देखें कि ऐसा बंदा जिसको चलते फिरते हार्ट अटैक आ रहे थे, जहाज़ में बैठते फिट हो गया, जैसे लंदन पहुंचा वहाँ पे बिल्कुल जाके फिट हो गए, खाबे भी खाए जा रहे हैं, खाने भी खाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, वॉक्स भी की जा रही हैं, सेल्फीज़ भी बनाई जा रही हैं। पता नहीं अभी जो लंदन है उसकी हवा में फ़ज़ा में कुछ ख़ास है, कुछ ऐसा है कि बीमार जाते वहाँ पर ठीक हो जाते हैं, वो हवा वो फ़ज़ा पाकिस्तान में पाई नहीं जाती है। पता नहीं पागल किसे बनाते हैं बाप बेटी। अगला क्लिप होगा, ज़रा देखिएगा। ये जो नून लीग की नायब सदर है ना, मेरे ख्याल से ये अर्तुगल ड्रामे के जो मशहूर किरदार हैं, मैंने एक बार पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, हलीमा सुल्तान उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में उनका गेटअप अपनाया था इन्होंने, बाकायदा हलीमा सुल्तान बनने की पूरी कोशिश की थी, अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी ये। लेकिन काश ये सिर्फ हलीमा सुल्तान के गेटअप को कॉपी ना करती, उनकी खूबसूरती को कॉपी करने की कोशिश ना करती, बल्कि उस ड्रामे के डायलॉग पर गौर करती। कौन सा डायलॉग? जिस पर गौर करती, जिसमें कहा गया था कि इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि फिर वही अल्फाज इंसान का पीछा करते हैं। तो हलीमा सुल्तान बनने के बजाय इस डायलॉग को अगर आप फॉलो करती, इस पर गौर करती, इस पर अमल करती, बड़ा फ़ायदा होता आपको आज। और आज ऐसा ही हुआ। ये डायलॉग जैसे कि मैंने आपको सुनाया कि नून लीग की नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुखातिब होकर उनकी नकलें उतार कर क्या कहा करती थी कि इंसान दूरबीन लगाकर देखता है कि पीडीएम के जलसे में कौन आया है कौन नहीं आया है, और क्या फरमाती थी कि जिस दिन बिलावल जलसे में ना आए तो इमरान खान खुश होकर कहता था कि हाँ 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई। याद है ना आपको इनका हाँ हाँ हाँ। और अब देखें कि मेरे ख्याल से आज तो फिर वज़ीर-ए-आज़म का खुश होना बनता है ना नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म का खुश होना और इनकी ज़बान में बाकायदा हाँ 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 करना बिल्कुल बनता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें, ये मरियम साहिबा आपकी मैं बात कर रही हूँ, आपको कभी भी बराह रास्त इस काबिल ही नहीं समझा के आपकी तनकीद का जवाब दें, क्योंकि आपको उस दर्जे पर रखते ही नहीं है कि वो अपने अल्फाज वक्त आप पर तनकीद करके ज़ाया करें। अब बहरहाल आपके इत्तेहाद में बाकायदा फसाद पड़ चुके हैं। अगर आप इसको रोक सकती हैं ना फैलने से, तो पहले ये रोक लें, प्रायोरिटीज़ में इसको ले आएँ कि कैसे रोका जाए। लेकिन अब तो रोक भी नहीं सकती, अब क्या करें, इतनी मायूसी। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा ये प्रॉक्सी वॉर कर रही हैं, मसरूफ़ हैं खुद ये लड़ाई करने में। ये बिलावल का ज़रा क्लिप होगा, चलाइएगा होता है जी। तो नाज़रीन, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारे तो तलाल चौधरी साहब ने बिलावल ज़रदारी को तंज़िया कहा था कि बिलावल साहब न्यूट्रल का मज़ा आया, याद होगा आपको। अब ज़राए के मुताबिक अंदर की कहानी क्या थी कि जी तलाल चौधरी साहब क्योंकि नून लीग की नायब सदर के बहुत करीब हैं, इसलिए नून लीग की नायब सदर, आपको पता है उनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, फारिग होता है जब बंदा तो कुछ भी सोचता रहता है। तो उन सदर साहिबा ने, नायब सदर साहिबा के कहने पर तलाल चौधरी साहब ने एक्चुअली ट्वीट की थी, क्योंकि नायब सदर साहिबा ने कहा ये ट्वीट करो। और तलाल चौधरी साहब के ट्वीट को एक और हवाले से अगर देखा जाए तो बाकायदा ये वाज़ेह होता है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने का बाकायदा बदला लिया और गिलानी साहब को हराया। और इसी वजह से तलाल चौधरी साहब ने ये ट्वीट दाग दी कि बिलावल साहब आपको मज़ा आया और आप बड़ा न्यूट्रल कहते थे। अब आप नून लीग की नायब सदर का हाल देखें ज़रा, कि एक तरफ वो मोहतरमा कहती हैं कि ये और बिलावल आपस में भाई बहन हैं, लेकिन यही बहन अपने भाई को चकमा देने की कोशिश करती हैं। कैसी बहन हैं आप कि भाई को चकमा देती हैं, और ये सबक भी देती हैं कि वो रियासती इदारों के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। लेकिन आज उल्टा जरदारी साहब ने कह दिया आप मेहरबानी करें और इदारों से पंगा ना लें, क्योंकि पंगा लेना नहीं है चंगा। ये राना सनौला साहब भी कुछ फरमा रहे, ज़रा उनका क्लिप भी चलाइएगा टीम जी। सुना आपने जी। अब मुस्लिम लीग नून और JUI सेनेट के चेयरमैन पर अदम एतमाद का तहरीक लाना चाहती है, आपको पता है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि पहले कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएं, और अगर फिर भी बात ना बने तो फिर चेयरमैन सेनेट के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक लाने पर गौर किया जा सकता है। अब पीपल्स पार्टी आप देख लें, समझ लें कि फूंक कर कदम उठा रही है, मेचोरिटी का सबूत दे रही प्रैक्टिकली, क्योंकि ये कहानी अब खुल चुकी है कि ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा किया। अब इसलिए बिलावल जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक बार उसके साथ हाथ कर सकती है, धोखा कर सकती, माहिर हैं भाई, एक्सपर्ट हैं, PhD हैं धोखा करने में, हाथ करने में। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तंजीम साजी पे ध्यान देते हैं, आपको पता है। और पीपल्स पार्टी आवाम के साथ आप समझ लें कि एतमाद साजी पर यकीन रखती है। अब यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपको याद होगा कि PDM इत्तेहाद को गैर फितरी करार दिया। उनका क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा।
अच्छा जी, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि ये जो पीडीएम इत्तेहाद है इससे डरने वाले नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी कहना बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो बाकायदा समझने के आखिरी हिचकी ले रहा है। और आज ये जो पीडीएम के जो आज का इजलास है उसमें इस्तीफ़ों या फिर लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर गौर करना था, लेकिन आज पीपल्स पार्टी की आप समझ लें कि जमहूरी सोच ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों का बाकायदा गला घोंट दिया। एक जरदारी सब पे भारी, सबने सुना था, आज साबित हो गया। अब आज के अहम इजलास के बाद पीडीएम के सरबराह लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान करके गुस्से में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए और बाकी रहनुमाओं के भी लटके लटके थके थके चेहरे नाकामी का किस्सा सुनाते रहे। और कुछ बड़े एक्टर किस्म के लोग हैं, वो झूठी स्माइल्स के साथ, झूठी मुस्कुराहट के साथ, वो कहते हैं ना कि अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करते रहे, वो भी आपने देखा होगा। अब जरदारी साहब की आप समझ लें कि सच्ची और खरी बातों पर नून लीग की नायब सदर खुलकर सामने आ गई। कहते हैं जी, कौमी असम्बली और सेनेट में दिए गए वोटों का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा एक वोट ना देने का शिकवा कर दिया। अब सच्ची बात क्या है कि जरदारी साहब ने शिकवा नहीं किया, बल्कि आईना दिखा दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सियासी जंग और फायदा लंदन में बैठे हुए नून लीग के कायद उठाएं। पागल समझा हुआ है। उन्होंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया आज कि हम पागल नहीं हैं, हमारे साथ खेलना बंद करें, हम आपसे ज़्यादा तेज़ हैं। आपको याद हो कि जरदारी साहब तो पहले भी इनको कह चुके हैं कि हमें ना सिखाएं, हमसे सीखें। अब ज़रा ठंडे दिल और दिमाग से अगर गौर करें तो जरदारी साहब की बात कौन सी गलत है कि सियासी जंग हम यहाँ लड़ें, फ़ायदे वो उठाए, और कौन सी बात उनकी गलत है कि पहाड़ों पे नहीं, पार्लियामेंट में सियासत होगी। ये तो पता नहीं क्या चाहते कि पहाड़ों पे सियासत हो, सड़कों पे सियासत हो, चौकों पे चौराहों पे सियासत हो। पार्लियामेंट में करें जो करना है। वो जो बड़ा जमहूरी आप लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिकली साबित करें कि आप लोग कितने जमहूरी हैं। लेकिन आप लोगों के जो रवैये हैं, आप लोगों की जो प्लानिंग्स हैं, तो बिल्कुल बच्चों वाली प्लानिंग्स करते हैं आप लोग कि बिल्कुल फ्लॉप हो जाती हैं, बिल्कुल पिट जाती हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाकायदा क्या पीडीएम के खात्मे का ऐलान नहीं है, बाकायदा ऐलान है, क्योंकि ज़ाती मुफादात की सियासत का खेल तो अब ख़त्म हो चुका है। और मुझे बड़ी हमदर्दी है जो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से, बड़े बड़े दावे थे इनके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब देखें किस तरह गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अब वो तो मुझे वो याद आ रहा है जो क्लिप वायरल हुआ था कि ये मैं हूँ, ये हम है, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारी पारी हो रही है। मेरे कैसे मौलाना साहब, अब आप पारी करें बैठ के, क्योंकि फ़ोन तो आपका बंद है और आप अब बिल्कुल परेशान हैं। आपसे जो राब्ते भी कर रहे होंगे, आप उनके फ़ोन भी नहीं उठा रहे होंगे, तो मेरे कैसे आप पारी कर रहे होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हफीज़ शेख साहब की सरबराही में नेशनल प्राइस मॉनिटरी कमेटी का जो इजलास हुआ है, जिसमें कमेटी को ये बताया गया इस इजलास में कि जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उसके अतबार से सूबा सिंध आवाम के लिए सबसे महंगा तरीन सूबा है। यानी जो कीमतें हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर की जाती हैं उसमें और हकीकत में जो आवाम को मिलने वाली कीमतें हैं बहुत फ़र्क होता है। कराची पहले नंबर पर, लाड़काना दूसरे और सक्खर तीसरे नंबर पर है। लेकिन ऐसा है क्यों सिंध के अजला की जो इंतज़ामिया है वो कीमतों के इतलाक़ में नाकाम दिखाई देती है। सूबा सिंध में अगर हम कराची की बात करें तो कराची में डीसी के निरखों और सारिफिन के लिए जो निर्ख हैं उनमें 94.81% ये फ़र्क आया है। अगर मैं लाड़काना के फ़र्क के बारे में आपको बताऊं तो 49.54%, सक्खर में 38.77 और हैदराबाद में 28.34% ये फ़र्क है। जबकि पंजाब के बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर कीमतों में बहुत कम फ़र्क है और उसमें सबसे कम जो है वो बहावलपुर में 9.25% है। अब आगे आपको पता है कि रमज़ान भी सर पर है। हुकूमत ने वफाकी काबीना की जो मंजूरी से 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी है, जो कि जो 19 अशिया है उस पर मुश्तमिल है। अब इस पूरी सिचुएशन में सूरत हाल में आवाम की दाद रसी आखिर कौन करेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन कीमतें कहीं इस तरह नाकाम दिखाई दे रही है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तस्नीम नूरानी साहब, जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सी चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं और इंतज़ामी अमूर पर भी कड़ी नज़र रखते हैं। सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया तैमूर साहब ज्वाइन करने के लिए। तस्नीम साहब वार्म वेलकम। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी तस्नीम नूरानी साहब, ये जो कीमतों में इतना फ़र्क है समझ नहीं आ रहा है। कराची और लाड़काना सबसे ज़्यादा महंगे शहरों की हैसियत से सामने आ चुके हैं, जबकि अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो बड़े शहरों में कीमतों में जो फ़र्क है वो कम है। आपको क्या वजह नज़र आती है, क्या वजूहात हैं कि सिंध में जो मौजूद ज़िला इंतज़ामिया है क्या वो काम नहीं करना चाहती, क्या वजह है? देखिए, एक तो ये है कि मैं दर्ज करूं कि ये जो
जो है ना हमारा सिस्टम, जी जी ये प्राइस कंट्रोल थ्रू, जी। ये सिस्टम ही मैं समझता हूं कि बड़ा अनरियलिस्टिक है। हाँ इसमें मतलब यह है कि ये जो प्राइसेस जो चीज़ों की हैं वो सप्लाई और डिमांड से ख़त्म कंट्रोल होती हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स को ये ड्यूटी दे दी गई है कि आपने कीमतें बढ़ने नहीं देनी। अब उनके हाथ में तो है नहीं। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक अपना जायज़ा लेती है सही। पाकिस्तान के लेवल पे और कहती है कि जनाब हमारे हिसाब से ये प्राइस लेवल है, वही उन्होंने का एक वर्ड है उनका शायद PSS है समथिंग लाइक दैट, उन्होंने जो आज के अखबार में भी जिक्र है उसका, तो वो फिक्स कर देती है। और उसके बाद इंतज़ामिया को जो होता है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उसको मद्देनज़र रख के अपनी रियलिस्टिक चीज़ों के मुताबिक वो अपना प्राइस फिक्स करती है। अब लाड़काना और कराची वालों ने गालिबन रियलिटी से ज़्यादा करीब कीमत रखी होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। क्योंकि जो बाकी इज़ला में कीमतें जो सरकार की फिक्स्ड कीमतें होती हैं उसमें मेरा तजर्बा ये है और मेरा तजिया ये है कि वो आम असल चीज़ें अच्छी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें उस प्राइस में नहीं मिलती। वो दुकानदारों ने जो सरकार की प्राइस होती है उसकी चीज़ें अलग रखी होती हैं और वो मैजिस्ट्रेट साहब जब आते हैं तो उनको दिखा देते हैं, और जो असल लेने वाली होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है। तो अगर तो इस वजह से ये एक सिस्टम ही गलत है और ये कोई तरीका नहीं है कीमतें कम करने का कि आप कह दें कि जी हमारे हिसाब से बस ये कीमत है और आपने इसी पे लेना है। अब क्वालिटी होती है, फॉर इंस्टेंस आप सब्जी है, आपकी दालें हैं, कोई भी चीज़ है उसकी क्वालिटी होती है। सिवाय ये जो मैन्युफैक्चर्ड हैं फैक्ट्री की चीज़ें उसकी एक फ़िक्स प्राइस होती है, बाकी की क्वालिटी होती है। आप चीनी का दिल ले लें, सही है। अब चीनी कितने महीने से सरकार कोशिश कर रही है कि जनाब वो 80 रुपए और 75 रुपए हो जाए वगैरह वगैरह, मगर अब वो 105, 100 रुपया, 110 रुपए इस किस्म की बातें हो रही हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद कि वो मतलब है कि बहुत लोगों को बदनाम भी किया गया, सज़ाएं भी हुई, या सज़ाएं तो नहीं हुई बट इंक्वायरियाँ हो रही हैं। क्योंकि असलियत तो ये है कि इस दफ़ा गन्ने की कीमत ज़मींदार को ज़्यादा मिली है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा हुई है। अब वो जो चीज़ पकड़ने वाली है कि अगर उसमें कोई कार्टलाइजेशन है, अगर उसमें सारी फैक्ट्रियाँ इकट्ठी हैं और वो कोई गलती कर रही हैं, कोई शरारत कर रही हैं, वो पकड़ने वाली है। सीमेंट पे, फर्टिलाइज़र पे, जो ऐसे इदारे जिसमें कार्टल्स हैं, जिसमें कि सारी फैक्ट्रियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पर आपका जो कंपटीशन कमीशन है उसका काम है, बाकी कवानीन है, वहाँ रोका जा सकता है। तो ये सिस्टम ही गलत है। इसमें मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने 70% क्यों रखी है रेकमेंडेड प्राइस से ज़्यादा। तो सिस्टम से ही कौन करेगा? हो सकता है कि उस पे कीमत पे असल में लोगों को मिल रहा हो, बजाय ये है कि सरकारी कीमत कुछ और है, असल कीमत कुछ और है। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। तस्लीम साहब ने बड़े अहम पॉइंट रेज किए हैं। अब ये जो फ़र्क आ रहा है सिंध में कीमतों में, आपको वजह क्या समझ आती है सिस्टम की? जिस तरह वो बात करे सिस्टम ठीक कौन करेगा, जिम्मेदारी किस पर आती है, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अमल दरामद कराना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद कम से कम 8 या 9 बार निजी चैनल्स के साथ में जाके छापे मारे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, और हर बार हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं मिली। हम जो कर सकते हैं उसमें यह है कि हम इनको चालान करें, हम शॉप्स को सील करें, हम इन पे जुर्माने अर्ज करें। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के 3 जो मैं विजिट करता रहा था, इतने हमने उनको चलान्स दिए हैं, इतने हमने उनके ऊपर जुर्माने डाले हैं, पर फिर भी कंज्यूमर को जो प्राइस मिल रही है वो डिफरेंट है। हम जब जाके छापा मारते हैं तो अलग कीमत आती है, जब कोई कस्टमर आता है तो उनको या तो लो क्वालिटी की चीज़ दी जाती है या कीमत उसकी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो इन्फ्लेशन, जो ज़्यादती, जो जुल्म इस आवाम पर PTI वालों फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, उसका कैसे ये लोग इजारा दें। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। आपका बिजली के थ्रू बाई प्रोडक्ट्स जो बढ़ते हैं, तो आप मेरे ख्याल से 5 रुपए कुछ फीसद थी प्राइस पर यूनिट KSE की हम जो चार्ज करते थे पीपल्स पार्टी के दौरान, वो 20 रुपए को टच कर गई है। आपकी गैस की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं? तो इन सब चीज़ों का असर जो है जिन लोगों पर पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि वो जो नुकसान अपने ऊपर से हटा कर और आगे कंज्यूमर के ऊपर डाल दें।
फैक्ट्री वाला दूसरे पे डालेगा, ट्रांसपोर्ट वाला उससे आगे वाले पे डालेगा, एंड रिजल्ट जो है नुकसान आके होता है कंज्यूमर का। तो हम अपनी तरफ से पूरी हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक वफाक होश के नाखून नहीं संभालेगी, जब तक वफाक प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं लाएगी, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर दें, जो 100% हम देना चाहते हैं वो हम नहीं दे सकते। वो किसी भी अच्छा सॉरी, मैं आपको जरा रोक रही हूँ तैमूर साहब, मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ। तस्नीम साहब, मैं यहीं से जरा आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि नाजरीन भी अब ये जरा गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह वो कह रहे हैं ज़्यादा जिम्मेदारी विफाक पर आती, जब तक विफाक ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तब तक हम भी बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप इस बात से अग्री करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है जिम्मेदारी विफाक पर डाल रही है, ये वाकई मतलब जस्टिफाइड है बात, या फिर अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के मुतरादिफ है कि जी भाई विफाक ये कर रहे हैं, विफाक जब तक ये नहीं करेगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते? देखिए, जो हालात हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो तो जाहिर है, वो तो सारे मुल्क में है। बिल्कुल। किसी सूबे में ज्यादा है, किसी सूबे में कम है, तो वो तो जरूरी है उनको सॉर्ट आउट करना, बिल्कुल जरूरी है। मगर वो जैसे मैं तो एक फर्म बिलीवर हूँ, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुका हूँ, मैं खुद फर्म बिलीवर हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये जिला इंतजामिया का काम नहीं है कि वो प्राइस कंट्रोल करे। प्राइस कंट्रोल करने के तरीके ये हैं कि आप मिडिल मैन को कंट्रोल करें। उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो मतलब ये है कि मार्केट कमेटीज़ बनी हुई हैं। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं कि वो आप कितनी जल्दी वहाँ पहुँचा सकते हैं। वहाँ पर जो सिस्टम है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हर यानी ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है, कानून भी है, मार्केट कमेटी एक्ट, जिसके तहत के जब सामान मार्केट में जाता है वहाँ से फिर रिटेलर को जाता है, फिर एक सेमी रिटेलर को जाता है, फिर दुकानदार को जाता है, 3-4 हाथों से वो निकल के जाता है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। अब मैं ये उस पॉइंट से अलग कह रहा हूँ कि अब कि सरकार ने क्या फिक्स की है और कराची वाले क्या बेच रहे हैं। तो असल इशू तो ये है कि आप सप्लाई उस चीज़ की बढ़ाएं जिस चीज़ की कीमत आपके ख्याल में बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसा सिस्टम क्या आ सकता है जिसमें मिडल मैन कम हो। कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मुल्कों में सिस्टम्स हैं कि जहाँ के मैन्युफैक्चरर फार्मर वो सीधा लेके आता है और वहाँ से लोग ख़रीदते हैं। अगर वो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम चीज़ों की कीमतें 20-25% कम हो जाएंगी, मगर वो दुकानदार के पास, वो आम दुकानदार के पास वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना सामान रख सके। सही। वो थोड़ा थोड़ा लेके आता है, थोड़ा थोड़ा लाने के लिए उसको एक दरमियान वाला बंदा होता है वो जो ज़्यादा लेके आता है और वो थोड़ा थोड़ा देता है। उससे एक बड़ा एक और बंदा होता है जो उससे बड़ा होता है। उससे देखो 3-4 जब लेयर से जब चीज़ जाती है तो ज़मींदार को या मैन्युफैक्चरर्स को या ग्वाले को इतना नहीं मिलता जितना कि दरमियान वाला ले जाता है। तो इशू ये है कि दरमियान वाले को कैसे कंट्रोल करें बजाय दुकानदार को कंट्रोल करने के। सिर्फ ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया। हम तो सिर्फ दुकानदार को पकड़ लेते हैं कि भाई आपने इतने का बेचा, आप मुनाफा कमा रहे हैं। तो तस्नीम साहब, कुछ सजेशन भी बता रहे हैं कैसे किया जाए, कैसे किया जाए इसको कंट्रोल? देखिए, इसको कंट्रोल ये है कि फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आप शुगर की एग्जांपल दिया कि अगर आप जो फिक्स प्राइस से भी ज़्यादा फार्मर को आपने दिया या दिलवाया या जो भी हालात बने वहाँ पर उन्होंने लिया, तो ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर जो है वो 10 रुपये आपसे ज़्यादा लेगा। ठीक है। इसी तरह आप दूध ले लें, दूध पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया के चौथा या पांचवा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर दूध है। ठीक है। मगर आप देहात पे चले जाएं, पंजाब के देहात में, तो वहाँ आपको 60-70 रुपए 80 रुपए किलो मिल जाएगा, 70 रुपए। और अगर आप बाजार में जाएं तो आपको 110 से कम नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 40 यानी डबल से थोड़ा सा कम जो है वो मिलता है। अब दरमियान वाला सिर्फ वहाँ से उठा के लेके जाता है। तो उस सिस्टम को जो है यानी ये हमारे जो माहिरीन हैं इनको कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज ये दुकान पे आप जितनी भी कोशिश करते रहें, कई महीनों से कई सालों से आप कर रहे हैं। जैसे अब ये हमारे तालपुर साहब ने फरमाया कि जब ये जाते हैं तो जाहिर है कि वो उनको चलान भी करते हैं, वो उस वक़्त थोड़ी बहुत सब्ज़ी गोश्त दे भी देते हैं उस रेट पे, मगर असलियत में ये नहीं होता। आम आदमी को वो चीज़ नहीं मिलती। इसका हल जो है वो ये नहीं है जिस पे ये जा रहे हैं। और सरकार चूंकि अब देखिए ना, फॉर इंस्टेंस यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं कि जी हमने इतने अरब दें। अब यूटिलिटी स्टोर्स की दुकानें अगर आम दुकानों की तादाद से आप करें तो मेरा ख्याल है 2% होंगी, 100 में से 1 या 2 होगी। तो अगर 100 दुकानों की बजाय आप एक दुकान में आप सस्ती चीज़ रख भी दें और उसकी सुर्खी लगा दें तो 99 दुकानों में तो वो सस्ती नहीं बिकेगी ना। ठीक है। या उनको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये
ये चीजें हैं जो सरकार को करनी पड़ती हैं सुर्खियां लगाने के लिए, मगर ठीक है, हल जो है वो सप्लाई और डिमांड और कंट्रोलिंग दी मिडल मैन है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, आप अग्री करते हैं तस्नीम साहब की इन सजेशन से? साथ ही मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जिम्मेदारी जिसकी है उनकी ज़्यादा है, आपकी ज़्यादा है, वो करेंगे, आप करेंगे, कौन सही करेगा, कैसे करेंगे? अब आपने कोई प्लान तैयार किया, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान और मुबारक में भी अगर कीमत इस तरह ही आवाम को परेशान करेंगी तो फिर आवाम तो आप लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे ना, क्योंकि हुकूमत आपकी है। बिल्कुल, आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी जिसमें हमने कमेटी बनाई है प्राइसेस के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, और किस किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। खासतौर रमज़ान के महीने में वी विल मेक श्योर कि सही प्राइसेस कंज्यूमर्स तक पहुंचे। दूसरी जो तस्लीम भाई ने बात की, उस पर अमल दरामद हमने किया था। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद और टंडो अलायार। हमने वहाँ पे मार्केट्स लगाई थी। इसको हमने कॉन्सेप्ट का नाम रखा था फार्म्स टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि आप फार्मर से डायरेक्टली लेके और इसको लेके आए टू द मेन बाजार। और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया था, हमने 3 बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं खुद भी था और हमारे एमपीज एमएनएस भी थे उस लोकल इलाकों के, पर बिकॉज ऑफ कोविड हमें वो रोकना पड़ा। अब कुछ कोविड में कंट्रोल में है, पर हमें डर है कि पंजाब की तरह हमारे भी स्कोर्स हाई ना हो जाए। तस्लीम भाई का ये आइडिया ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं और सीएम साहब ने इस पर हमें गो अहेड दिया हुआ है। थोड़ी सिचुएशन बेहतर होगी तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम ज़्यादा आम करेंगे अलग अलग शहरों में। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, तस्लीम साहब आपका भी और तैमूर साहब आप दोनों का। और मैं ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, आज तो बहुत ही बड़ी खबरें आपके पास, ज़रा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज तो ये तय हो गया है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, ना इस्तीफे दिए जाएंगे, और जब इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। आज मैं समझता हूँ कि आज पीडीएम के हामियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने पीडीएम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, जो समझते थे कि पीडीएम वाकई इनकलाबी है, जो समझते थे कि पीडीएम वाकई नजर आती है, जो समझते थे कि पीडीएम वाकई आवाम के लिए निकली हुई है, जो ये समझते थे कि पीडीएम वाकई इनकलाब लाना चाहती है, जो ये समझते थे कि पीडीएम वाकई मुल्क के साथ सिंसियर है, आज उन पे ये रात बड़ी भारी गुजरेगी। और खास तौर पे मीडिया के हमारे वो लोग जो ये जानते बूझते हुए भी कि ये मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, इनका आवाम से कोई तल्लुक नहीं है, जिनको ये पता था कि ये इसी जगह पे बैठ के इसी प्रोग्राम में आप और मैं कम से कम कोई 9 बार ये बात कर चुके हैं कि ये जबरदस्ती की शादी है, जबरदस्ती की शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, या तो कोई इनमें से जमात खुला ले लेगी या उसको तलाक दे दी जाएगी, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी नहीं चलेगी। और आपको ये भी याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हम ये बात कह चुके थे कि जिस दिन ये ब्रेकअप होगा, जिस दिन ये रिश्ता, ये शादी, ये खत्म होगी, उसके बाद असल कहानियां सामने आएंगी। उसके बाद अब आप सुनेंगी रोजाना नए से नए इंटरेस्टिंग चीजें सामने आएंगी। वो कहेगा कि फलां मौके पे इसने ये किया था, वो कहेगा इसने ये बात की थी। रोजाना एक दूसरे के जो है वो गंदे कपड़े जो हैं वो ये सबके सामने धोएंगे। और ये भी आप देखें कि आज जरदारी साहब ने जबरदस्त काम किया। शायद जरदारी साहब को पता था कि आज नून लीग का प्लान ये था कि आज वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खबरें लीक करेंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ माहौल बनाएंगे मीडिया के ऊपर और आवाम के सामने पीपल्स पार्टी को बेवकूफ़ करेंगे। तो जरदारी साहब ने आते ही उन्होंने अटैक किया नवाज शरीफ के ऊपर, और ना सिर्फ अटैक किया बल्कि उसकी खबर मीडिया पर चलवा दी। और उसके बाद ये हुआ कि नून लीग ने फिर अपनी तरफ की खबरें जो हैं वो चलवाई। इस तरह से वो उनके खिलाफ और वो उनके खिलाफ खबरें चलवाते रहे, और खूब इन्होंने अपना मजाक बनवाया, खूब इन्होंने अपना तमाशा बनवाया। और आखिर में पीडीएम के कप्तान, आपके पसंदीदा पीडीएम के सिपा सालार, इनके कप्तान, इनके राबर, इनके रहनुमा, इनके सिपा सालार, वो 6 घंटे और 13 मिनट के इजलास के बाद 55 सेकंड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलते बने। उनका चेहरा देखने वाला था, और उन्होंने आज उसी तरह से ऐलान किया जैसे आप अक्सर देखती हैं कि जब किसी का खुदा न खास्ता ऑपरेट हो रहा हो ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और बाहर लवाहिकीन खड़े हों सारे, और डॉक्टर आए, और डॉक्टर आकर सिर्फ इतना कहे कि सॉरी, हमने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, हम नहीं बचा सके। आपका अंदाज, आप आज बड़े फुल फॉर्म में मुझे नजर आ रहे हैं, जरा इसका भी जरा बता दें कि आज आप इतने फुल फॉर्म में कैसे हैं? हर बात इतने मजे से बता रहे हैं देखें। अच्छा, मुझे तो वो याद आ गया, सॉरी सर मेरे साथ ऐड करना। अच्छा पहले बताएं, हाँ क्यों जी? देखें, मसला ये है कि ये वो दिन था जिसका हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। बार-बार बता रहे थे ये दिन आने वाला है, आने वाला है, आप और मैं बार-बार बता रहे थे। और
देखें, मैं 2 रोज़ पहले समी साहब के प्रोग्राम में सलमान मिर्ज़ा साहब उसको प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, कामरान मुर्तज़ा साहब उस प्रोग्राम में थे। मैंने जब ये बात की तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरे ऊपर हमला किया कि सहाफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ। ये पार्टी बन रहे हैं, ये साइडें ले रहे हैं। हाँ। मैंने उस दिन भी कहा था कि सर ये बातें सामने आएंगी कि आपके अंदर के दरमियान जो है वो लड़ाई है। अब देखिए ना, अगर हम हकीकत बताएंगे, जो अंदर खाते हो रहा है, जब हम वो बताएंगे तो इसमें जानिबदारी या गैर जानिबदारी कहाँ से आ गई? हम तो सच्ची खबर शेयर कर रहे हैं कि हो रहा है और ये हो जाएगा सबके सामने, और मुझे नजर आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। और देखें डॉक्टर साहब, आप और हम, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हम मीडिया के लोगों में बैठते हैं, यकीन करें आपकी यहाँ पे इस्लामाबाद में 3 आपकी दोस्तें जो एंकर्स हैं, उन्होंने बड़े सूट नए बड़े महंगे वाले लेकर रखे हुए थे कि पीडीएम का जलसा होगा, धरना होगा, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी और उस दिन फिर हम जो है इसको सेलिब्रेट करेंगी। तो अब वो सूट जो है वो चलें 15, अब वो आगे ईद आ रही है उस पर पहनने के काम आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से तैयारियां क्यों हुई थी? लेकिन सबको नजर आ रहा था, जो भी गैर जानिबदाराना तौर पर देख रहा था उसको पता था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, ये ज़बरदस्ती की शादी है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन बहुत से लोग मीडिया में बज़िद थे कि नहीं, ये कामयाब होंगे, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होगा। और आप देखेंगे आज क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1-2 जुमले कहकर चले गए, उसके बाद अब तक उनका नंबर बंद है, उनको कॉल्स की जा रही है, उनका नंबर बंद है, उनका मूड भी ऑफ है, शदीद परेशान है। दो अब देखना ये होगा कि आया। ठीक है, अच्छा वो जो मरियम का, आपको याद है मरियम कहती थी कि वो हा वाली बात मरियम की बड़ी वायरल हुई थी कि मरियम साहिबा कहती हैं कि जी इमरान खान साहब बड़े खुश होते हैं और हा करते हैं। तो अब मुझे वो वाली बात याद आ रही है, आज तो पूरी पीटीआई हा कर रही होगी। वाकई बनता भी है कि ये तो आपस में एक नहीं चले थे हमें गिराने। देखें वो एक लतीफ़ा है ना कि घर के एक फ़र्द ने, अब मैं उसके जेंडर नहीं बताता, लेकिन घर के एक फ़र्द ने कहा कि कल घर में से एक बंदा जो है वो कम हो जाएगा, और वही फ़र्द जिसने कहा था कि कल घर में से एक बंदा कम हो जाएगा, वो ज़ाहिर है उसे पता था कि उसने जाना है, निकल जाना है, रात को भाग जाना है। अगले दिन घर वाले बैठे थे, उन्होंने कहा जो भी है वो था या थी अल्लाह वाली, उसने कल ही बता दिया था कि एक बंदा कम हो जाएगा। तो मरियम साहबा ने कई हफ्ते पहले बता दिया था कि हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। तो आप देखें कि जो भी उनका बदतरीन मुखालिफ भी दाद देगा कि क्या उनकी दूरअंदेशी थी, उन्होंने पहले बता दिया था कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज यकीन करें जो चीज़ें बाहर आई हैं, सिर्फ इन्होंने एक दूसरे को जूते नहीं मारे, बाकी लफ्जों में इन्होंने एक दूसरे के चेहरे जो हैं वो सुर्ख कर दिए हैं। लफ्जी जंग से खूब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए और खूब एक दूसरे के स्कैंडल्स गिनवाए। उसने कहा तुम्हारे तो फलां के तुम हमें ताने देते हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो तुम्हारा चक्कर है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जो है ना ये दाता साहब पे हाजिरी देकर बाहर गए थे। उन्होंने जो इशारा किया वो आप समझ आए, जो इसमें वो कहना चाहते थे कि आप हम पे पीपल्स पार्टी का इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो है वो मैच फिक्स है हमारा, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे हैं। तो नवाज शरीफ तो दाता दरबार पे हाजिरी देकर गए हैं ना, यानी हमें भी पता है कि नवाज शरीफ कैसे बाहर गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी है या नहीं, लेकिन नवाज शरीफ पे भारी जरूर निकला जरदारी। देखिए वो इस तरह से भारी निकले कि जिसका पेट चीरना था, जिसका पेट फाड़ना था, जिसको सड़कों पर घसीटना था, आज उसको कहा कि आप मेरे वालिद की तरह हैं, आप मेरे वालिद की तरह हैं, आप मेरे अबू की तरह हैं, आप मेरे बड़े हैं। तो इससे बड़ी जरदारी साहब की कामयाबी क्या हो सकती है कि जिन्होंने उनको सड़कों पे घसीटना था वो उनको वालिद के मकाम पे का दर्जा दे रहे हैं, उनको वालिद की तरह समझ रहे हैं। फुल फॉर्म में, जरा मैं भी थोड़ी फॉर्म में आती हूँ। वो एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ था ना कि ये मैं हूँ, ये हम हैं, ये हमारी पता नहीं गाड़ी है और ये हमारी पारी हो रही है। तो मुझे वो मौलाना साहब से याद आ गया, आपने कहा फ़ोन बंद करके मौलाना साहब गायब हो गए, तो मौलाना साहब कह रहे होंगे मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ये मेरा फ़ोन है जो मैंने बंद कर दिया और ये मेरी पारी हो रही है। पार्टी कर रहे होंगे मौलाना साहब इस टाइम? नहीं, उनकी बर्बादी पारी तो नहीं हुई है, तो बर्बादी हुई है। इससे बड़ी बर्बादी क्या हो सकती है। लेकिन अब आप और मैं इंतजार करेंगे कि मौलाना साहब ने हमें कहा था कि मैं जिहाद पे निकला हूँ, तो जो जिहाद पे निकलते हैं उनको बिलावल की ज़रूरत नहीं होती, उनको मरियम की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। जो जिहाद पे निकलता है वो फिर अल्लाह के आसरे पे निकलता है। तो उम्मीद है कि मौलाना साहब निकलेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्तीफे भी देंगे और अब इस जिहाद के ऐलान से वापस नहीं पलटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये देखना होगा। लेकिन आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अब देखते हैं कि इनके हामी इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। उन सब के साथ हम इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, इतना बड़ा जो आज उनको सदमा मिला है, जो तकलीफ़ उनको जो हुई है, जिस कर्ब से, जिस अजियत से वो गुजर रहे होंगे, उसका अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी और वो तो तारीखें देने लग गए थे। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे मीडिया के लोगों का कि यहाँ पे ये भी डिस्कस हो रहा था कि अगले वजीर कौन होंगे, किसके पास कौन सी वजारत होगी, ठीक है। और अभी से इन्होंने उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। किसी ने ये कि चलो हम जो है ना वो जहाज़ में बैठ के कोई चाइना जाएगा, कोई जो है वो तुर्की जाएगा, कोई सरकारी हज और उम्रे करेगा। तो अभी से इन्होंने बड़ी तैयारी शेयरिंग कर ली थी। आज उनकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर गया है। और आज मौलाना साहब ने
PDM के वफात और इंतकाल का ऐलान कर दिया है। अगर अब भी किसी को समझ नहीं आ रही तो मेरा ख्याल है कि वो फिर कोई कार्टून शार्टून नहीं देखे, मुल्की सियासत पे तबसरे और या फिर पार्टी करे वही वाली। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। नाज़रीन, जाने से पहले मैं हमेशा की तरह चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करूंगी कि चेयरमैन पैमरा जो कि अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और अपने ओहदे का बाकायदा नाजायज़ इस्तेमाल करता है, वो बंदा कोई ना कोई बहाना तलाश करता है, कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल करता है, उस शख्स को उसके ओहदे से हटाया जाए। किसी ऐसे शख्स को जो कि इस सीट के इस ओहदे के लायक है, उसको मेरिट की बुनियाद पर उस ओहदे पर बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।